वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रोथ स्टॉक्स के बारे में। आप सब जानते ही है कि मार्केट का जैसे हालात है, हम इन्वेस्टर्स हमेशा देखते हैं या ढूंढते हैं कि ऐसे स्टॉक्स हमें चाहिए जो कि एक तो सही वैल्यूएशन पे मिले, साथ ही साथ आने वाले समय में ये ग्रोथ दिखाए। अब ये ग्रोथ स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं ये हमने पहले भी एक वीडियो में देखा था। जो नए व्यूअर्स है उनके लिए मैं बता दूं कि हाई आरओई अगर किसी स्टॉक्स का है और लो पीई है तो फिर ऐसे स्टॉक्स को हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये जो स्टॉक्स है आने वाले समय में अच्छी ग्रोथ दिखाएंगे। क्या सिर्फ यही फैक्टर से हम ये चीज़ को कंफर्म करेंगे कि ये हाई ग्रोथ्स है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। इसके अलावा पूरे फंडामेंटल्स भी आपको चेक करने चाहिए, तब आप इसको कंसिडर कर सकते हैं कि ये स्टॉक्स जो है हाई ग्रोथ दे सकते हैं या नहीं। और अकॉर्डिंगली मार्केट न्यूज़ पे भी बहुत सी चीज़ें रिलाई करती है। यहाँ पे हम किसी भी तरह का बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहे। ये पूरा वीडियो एजुकेशनल पर्पस से है। मैं आपको यहाँ पे सिखा रही हूँ सिर्फ कि किस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं हाई ग्रोथ वाले स्टॉक्स। तो चलिए आज हम एक स्टॉक्स का एनालिसिस देखेंगे जिसमें हम देखेंगे किस तरह से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये स्टॉक हाई ग्रोथ वाला है भी या नहीं। सबसे पहले अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो 39,573 करोड़ का मार्केट कैप है। एक मिड कैप स्मॉल कैप टाइप की ही कंपनी ये देखने को हमें मिल रही है। उसके बाद जैसे कि मैंने आपसे कहा था स्टॉक पी कम होना चाहिए। 7.47 का स्टॉक पी है। स्टॉक पी लो है, इसका मतलब मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ कि बिजनेस अच्छा होगा, रेवेन्यू अच्छा जनरेट हो रहा है, प्रॉफिट अच्छा जनरेट हो रहा है, ईपीएस बढ़ रहा है और स्टॉक पी कम हो रहा है। इसका ही रिवर्स हम इस चीज़ में देखेंगे। तो ये चीज़ मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ कि स्टॉक पी कम होना क्यों बेनिफिशियल होता है। आरओई की बात करें तो आरओई 22.8 का है जो कि अच्छा देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ डिविडेंड यील्ड की अगर हम बात करें तो डिविडेंड यील्ड 2.73% का है। फेस वैल्यू 10 का है, यानी आने वाले समय में स्प्लिट का बेनिफिट डेफिनेटली यहाँ पे मिल सकता है। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज अगर डेप्थ की बात करें तो 14 का है। अब आप सोचेंगे 2,78,445 करोड़ का डेप है, डेप टू इक्विटी रेशो 14 का है, और ऐसे में ये स्टॉक्स कैसे क्या हाई ग्रोथ हो सकता है? हो सकता है क्योंकि ये जो स्टॉक है ये बैंकिंग सेक्टर का है। अब बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स जो है इनमें डेप को कंसिडर नहीं किया जाता क्योंकि जेन्युइनली यहाँ पे डेप हमें ज़्यादा ही देखने को मिलता है। स्टॉक प्राइस 51.4 का देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ करंट असेट्स जो है 35,458 करोड़ के हैं। कंपनी के पास इन्वेंट्री डेफिनेटली अवेलेबल नहीं है, लेकिन पेट्रोस्की स्कोर के हिसाब से ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए फिट बैठता हुआ हमें देखने को मिलता है। अब चलते हैं हम बैलेंस शीट पे। अब अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो आप देख सकते हैं कंपनी के रिजर्व्स जो है ये कंसिस्टेंसी से बढ़ रहे हैं, अच्छी ग्रोथ दिखा रही है। बोरोइंग का जैसे कि मैंने आपको कहा कंसिडरेबल नहीं है बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक होने की वजह से। यहीं पे अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी आप देख सकते हैं रेवेन्यू जो है ये कंपनी का कंसिस्टेंसी से बढ़ रहा है। कंपनी का जो इंटरेस्ट है ये भी बढ़ रहा है। एक्सपेंसेस साथ में कंपनी के बढ़ेंगे ही, नो डाउट। यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर कर देखें तो नेट प्रॉफिट की हम डायरेक्ट बात करें तो नेट प्रॉफिट भी कंसिस्टेंसी से ग्रोइंग मैनर में देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर भी शानदार तरीके से बढ़ रहा है। डिविडेंड पे आउट की बात करें तो 29, 34 एंड 24% तक का डिविडेंड ये दे चुकी है। अगर हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ को कंपेयर करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपाउंडेड हम सेल्स ग्रोथ की बात करें तो लास्ट 3 इयर्स में 20% है, तो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 92% लास्ट 3 इयर्स में देखने को मिल रही है। 5 इयर्स की बात करें तो 14% का सेल्स ग्रोथ है और कंपाउंडेड ग्रोथ जो है प्रॉफिट ग्रोथ ये 23% का देखने को मिल रहा है। करंटली 21% का सेल्स ग्रोथ है और प्रॉफिट ग्रोथ 43% का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर हम स्टॉक प्राइस CAGR के साथ अगर रिटर्न ऑन इक्विटी को कंपेयर करें तो 3 इयर्स में स्टॉक CAGR जो स्टॉक प्राइस CAGR है ये 36% देखने को मिला, तो रिटर्न ऑन इक्विटी 17% देखने को मिली है, जो कि एक अच्छी बात है।
यहाँ पे अगर हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर यानी शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर का होल्डिंग 79.60% का देखने को मिल रहा है, विच इज वन ऑफ द गुड थिंग। वो बात अलग है 75-25 का रेशो के लिए हमें कभी भी इसमें ओएफएस आता हुआ देखने को मिल सकता है। स्टिल प्रमोटर का होल्डिंग यहाँ पे 75% के आसपास तो डेफिनेटली रहेगा ही रहेगा। अगर हम एफआईएस की बात करें तो एफआईएस ने लास्ट कुछ समय से आप देख सकते हैं कि कंसिस्टेंसी से अपना स्टेक इसमें बढ़ाया है। पहले 0.45% था, फिर 1%, 1.4%, देन 1.20%, देन 1.26%, नाउ करंटली 1.54% देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ अगर हम डीआईएस की बात करें तो डीआईएस ने भी अपना स्टेक इसमें कंसिस्टेंसी से बढ़ाया है। एक अकेले एलआईसी का इसमें 7% से ज्यादा का स्टेक हमें देखने को मिलता है। पब्लिक फिलहाल इसमें जो है 7.99% देखने को मिल रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा देखने को मिल रहा है। अब ये स्टॉक जो है ये हमें करंटली करेक्ट वैल्यूएशन पे मिल रहा है, क्योंकि जो पूरे सेक्टर का पी है उसके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो सेम पी सेक्टोरियल 7.43 है और हमें करंट स्टॉक का पी भी 7 पॉइंट के आसपास ही देखने को मिल रहा है। तो ये स्टॉक हम राइट वैल्यूएशन पे बाय करेंगे, ये तो डेफिनेटली यहाँ पे समझ आ रहा है। अब अगर हम बात करें कि ये स्टॉक है कौन सा, तो ये स्टॉक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जो कि बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ बैंक सेगमेंट में ट्रेजरी, कॉरपोरेट, होलसेल बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग और अदर बैंकिंग ऑपरेशंस में भी ये काम करती है। साथ ही साथ अगर हम इसका रेवेन्यू बैकअप देखें तो रिटेल बैंकिंग से 39% का देखने को मिल रहा है, वो भी 2024 में, यानी इस करंट ईयर का अभी नहीं है इसमें। कॉरपोरेट और होलसेल बैंकिंग का 36% से रेवेन्यू ये जनरेट कर रही है, ट्रेजरी से 21% और अदर ऑपरेशन से 4% का रेवेन्यू ये जनरेट कर रही है। अब मार्केट शेयर की अगर बात की जाए तो बैंक शेयर में जो एडवांस और डिपॉजिट्स है वो भी बैंकिंग सिस्टम में उसमें 1.2% और 1.3% रिस्पेक्टिवली जो है इसका मार्केट शेयर देखने को मिलता है। और उससे भी बड़ी बात एक ये भी है कि अगर हम ब्रांचेस की बात करें तो 2489 ब्रांचेस देखने को मिलते हैं टिल द 2020। उसके बाद जो भी ब्रांचेस ओपन हुए अभी वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। उसमें से 54% ऑफ इट्स ब्रांचेस इज आउट ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र से बाहर ही 54% के ब्रांचेस इनके देखने को मिलता है। अगर लोन बुक की बात करें तो कॉरपोरेट का जो है पूरा ग्रॉस एडवांस टूड अगर देखें तो 2,03,600 करोड़ का देखने को मिल रहा है, वो भी ये हमें करंटली 24 का देखने को मिल रहा है। 2022 था वो 1,35,000 करोड़ ही था। उसमें से कॉरपोरेट और अदर में 39% का, रिटेल 25%, एग्रीकल्चर 15%, एमएसएमई 21% का देखने को मिल रहा था। तो बेसिकली जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है ये हायर ग्रोथ बैंक देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसका जो लोन बुक है ये भी हमें बढ़िया देखने को मिला। साथ ही साथ अगर हम इसके बाकी फंडामेंटल्स की भी बात करें तो ये भी हमें बेटर देखने को मिले। अगर हम इसके पियर्सिंग की बात कर ले एक बार तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो पियर्सिंग कंपनी है उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी आ रही है, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, आईओबी, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। अब इन सब में अगर आप एक चीज को देखेंगे तो इनका सेक्टोरियल पी 7.72% का है, जबकि बैंक ऑफ महाराष्ट्र का 7.47%, यानी अभी भी ये स्टॉक जो है राइट वैल्यूएशन पे देखने को हमें मिल रहा है। अब ये जो स्टॉक है जस्ट बिकॉज के गवर्नमेंट कंपनी है इसलिए हम इसको इग्नोर करेंगे कि ये ठीक है, बात तो नहीं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है एक ग्रोथ स्टॉक डेफिनेटली हमें देखने को मिल रहा है, बशर्ते आपको इसमें उतना ही अमाउंट को इन्वेस्ट करना है जितना कि बियरेबल हो, क्योंकि मैक्सिमम स्टेक अगर आप अपने पोर्टफोलियो का ऐसे स्टॉक्स पे इन्वेस्ट कर देंगे तो आगे चल के ये स्टॉक्स आपको जो है लंबे प्रॉब्लम में भी फंसा सकते हैं। यहाँ पर जो है हम सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से स्टॉक का एनालिसिस कर रहे थे, हमने किसी भी तरह का बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं दिया है। आई होप गाइस आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।